माधव काफी परेशान बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी सुजाता आती है और अपने पति से बोलती है। आपको क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप जब भी काम से आते हैं परेशान होकर बैठ जाते हैं। अगर कोई बात है तो आप मुझे बताओ ना, मैं आपकी बात समझूंगी जरूर। मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर कोई परेशानी आपको परेशान कर रही है तो मैं उसे निकाल फेंकूंगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होने दूंगी। आपकी परेशानी का हल निकालूंगी। तुम्हें तो पता है ना सुजाता, हमारी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन हम उसकी शादी नहीं करवा पा रहे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारी बेटी हमारे घर को हमें संभाल रही है, लेकिन ये बात मुझे अंदर अंदर खाई जा रही है कि मेरी बेटी की जिंदगी कहीं मेरे जैसे ना हो जाए। हाँ, हमारी तरह वो दुख ना देखे, हमारी तरह तकलीफों का सामना ना करना पड़े उससे। आप इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? अरे जो भी रिश्ता हमारी बेटी के नसीब में होगा, जो लड़का हमारी बेटी का नसीब में होगा, वही उसे मिल जाएगा। आप उसके लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बस इतना ही कहूँगी, हमें परेशान नहीं बल्कि हिम्मत करके आगे ही बढ़ना चाहिए। वैसे भी अब शादी की उम्र हो गई है और हमें रिश्ते देखने शुरू कर देने चाहिए। देखना जरूरी है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, हमने रिश्ते देखे लेकिन सारे रिश्ते पैसों के कारण मना करने पड़ गए, और दहेज हमारे पास इतना है नहीं, और दहेज के नाम पर बस ये घर है, वो भी टूटा फूटा। अब हम अपनी बेटी को क्या देंगे? वो बेचारी हमारी बच्ची हमारे लिए कितना कुछ करती है, और एक हम हैं जो उसके ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। वैसे सच बताऊं, मुझे भी कई बार यही बात बहुत परेशान करती है। हमारी एक ही बेटी है और हम उसको पूरी खुशियाँ देना चाहते हैं, और हमने उसको इतना पढ़ाया लिखाया है, और अब ना मेरा बस यही ख्वाब है कि उसकी शादी एक अच्छे से घर में हो जाए ताकि वो जिंदगी भर खुश रहे। और अगर उसको ये खुशियाँ नहीं मिल पाई तो हम कैसे माँ बाप हैं कि उसको हम अब भी ये खुशियाँ नहीं दे पाएंगे। तभी वहाँ उन दोनों की बेटी ज्योति आ जाती है और उनकी बातें सुनकर ज्योति बोलती है। माँ, पिताजी, आप मेरे लिए इतना क्यों सोच रहे हो? अगर आप ऐसे ही परेशान रहोगे ना तो मुझे शादी करने का मन नहीं करेगा। मुझे पता है कि शादी करवाना हर माँ बाप का फर्ज होता है। माँ बाप का एक सपना होता है, लेकिन बच्चों का भी एक यही सपना होता है कि अपने माँ बाप के चेहरे पर कभी भी मायूसी न देखे, और मैं आप दोनों के चेहरे पर वो मायूसी देख रही हूँ, इसलिए मुझे आप दोनों का चेहरा देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तू ठीक कह रही है, हमें ऐसे निराश व हताश नहीं होना चाहिए। अरे जिंदगी में तो उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में होते हैं। अगर हम उन सबको लेकर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ना जाने हम अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी काफी दुख पहुंचाएंगे। जब तक वो हमारे घर पे है और हमारे साथ है, तब तक हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बेटी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। ज्योति ऐसे ही अपने माँ बाप को हमेशा हर बात में साथ दिया करती थी, जिससे ज्योति के माँ बाप को भी काफी ज्यादा हिम्मत मिल जाती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और निकलते दिनों के साथ माधव की तबीयत खराब होने लगती है और वह काम पर ठीक से नहीं जा पाता है, जिस वजह से माधव को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। यह देखकर ज्योति बोलती है। पापा, क्या हुआ? आप मुझे कुछ ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। कोई बात है क्या? अब मुझसे झूठ मत बोलिए आप। मैं आपकी बेटी हूँ। अगर आप मुझसे भी झूठ बोलेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। आप मुझे बताइए क्या बात है? आप इतना क्यों परेशान हैं? बेटा, मैं तुझे ये बात कभी बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है। कई जगह मैंने काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं पिताजी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अपने पिता को इतना उदास देखकर ज्योति अब खुद ही गांव के सेठ के यहाँ काम करने लगती है। यह सब गांव के सेठ का बेटा आनंद देख रहा होता है। एक दिन आनंद ज्योति से कहता है। ज्योति जी, हम आपसे एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? पहले मैं आपकी किसी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ? आपकी वजह से ही आज मेरा घर चल रहा है, और आपने मुझ पर इतना भरोसा रखकर मेरे ऊपर अपना घर छोड़कर चले जाते हो। बताइए क्या बात है? ज्योति जी, आप जब से आई है ना, हमें ना अब बहुत अच्छी लगती है। हम आपको बहुत पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं आपसे। क्या आप हमसे शादी करेंगी? हम आपके घर आ जाएं शादी की बात करने?
आनंद की सारी बातें उसकी माँ यशोदा सुन लेती है और यह सब बात सुनने के बाद यशोदा को बहुत गुस्सा आता है। यशोदा तुरंत वहाँ आ जाती है और ज्योति से बोलती है, ये गरीब की घर की लड़कियां भी ना किसी अमीर के घर में नौकरानी लग जाए और नौकरी लगने के बाद अमीर लड़कों को फंसाया करती हैं और उनसे शादी कर लिया करती है ताकि वो भी अमीर घर की नौकरानी से सीधी महारानी बन जाए। सुन आनंद, मैं उस लड़की को कभी भी अपने घर की बहू क्या नौकरानी तक नहीं बनाऊंगी, आई बात समझ में? और मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर की बहू बने। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? हम यहाँ ज्योति से बात कर रहे हैं ना, हमें ज्योति से बात करने दीजिए। आप क्यों बीच में आई हैं? आप जाइए यहाँ से। नहीं, कोई बात नहीं करनी ज्योति से। मैंने उसकी मजबूरी समझ के उसे काम दिया, लेकिन उसने अपनी औकात ही दिखा दी। उसने काम नहीं बल्कि इंसान ही फंसा लिया सीधा। अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके तभी उसने तुझे फंसाया है। ए लड़की, अपना सामान उठा और निकल मेरे घर से। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है अब। यशोदा की बात सुनकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है और ज्योति वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। घर पर जाने के बाद ज्योति देखती है कि उसके माता पिता पसीने से तरबतर बैठे होते हैं। यह देखकर ज्योति बोलती है, माँ, पिताजी, ये क्या आप लोग ऐसे घर में क्यों बैठे हैं? पंखा क्यों नहीं चलाया अभी तक आपने? बेटा, बिजली वालों ने ना हमारे घर की लाइट काट दी है क्योंकि हमने बिजली का बिल नहीं भरा है और ऊपर से इतनी सड़ी गर्मी, इसमें तो रहना भी पाप हो रहा है। तेरे पिताजी की तो बहुत बार तबीयत खराब हो गई है, बार बार नींबू पानी पी रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे घर का बस मैं एक ही तो सहारा थी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। इन्हें ये सब पता भी नहीं चलना चाहिए और मुझे अपने घर के बारे में भी सोचना चाहिए। ज्योति नई नौकरी तलाशने लगती है और ज्योति की ऐसी हालत देखकर आनंद गुस्से में अपनी माँ से बोलता है, माँ आपने बहुत गलत किया है। ज्योति से हम प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे और आपने क्या किया? उसकी बेइज्जती करके उसको घर से निकाल दिया। आपको पता भी है हम उनसे कितना प्यार करते हैं। माँ हम कह दे रहे हैं, हमको उनसे शादी करनी है, मतलब शादी करनी है। अगर शादी नहीं हुई ना हमारी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और रही बात अमीरी की, तो हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है उसके लिए, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए पैसा जरूरी नहीं है, हमारे लिए ज्योति जरूरी है। आप अपना परिवार, अपने पैसे अपने पास रखिए, बस हमें ज्योति लाके दीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ हम कुछ कर लेंगे खुद को। अपने बेटे की बात सुनकर यशोदा को बहुत बुरा लगता है और वह अगले दिन आनंद के साथ ज्योति के घर चली जाती है, जहाँ पसीने में पूरा परिवार बैठा होता है। मालकिन जी, आप यहाँ? और भी कुछ बचा है क्या सुनाने के लिए? मैं यहाँ पे सुनाने नहीं आई हूँ, बल्कि आप लोगों से रिश्ता जोड़ने आई हूँ। मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और मैं ना आप लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ, अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दीजिए। लगता है हमारी बेटी के नसीब हमारे जैसे नहीं। गरीब की बेटी अमीर के घर में जाएगी। देखिए देखिए, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, मेरी बेटी को खुशियाँ मिलेगी। लेकिन अगर मेरी बेटी शादी के लिए तैयार नहीं है ना, तो मैं अपनी बेटी का दिल दुखाकर ये शादी नहीं करवा सकता। लेकिन ज्योति रिश्ते के लिए हाँ कह देती है और कुछ दिनों बाद गरीब बेटी का रिश्ता अमीर घर के लड़के से हो जाता है। वहाँ से जाने के बाद ज्योति को सभी से बहुत प्यार मिलता है और वह सभी का मन भी जीत लेती है। मोहिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि वो एक चौल में रहने वाली लड़की है, क्योंकि चौल में रहने वाली लड़की तो इतनी सुंदर नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं ना कि सुंदर चीज अच्छी नहीं होती, और मोहिनी के साथ भी कुछ ऐसा था। मोहिनी सुबह सुबह अपने घर से निकल रही थी, तभी मोहिनी की माँ सरला मोहिनी से कहती है, शाम में आते वक्त अपने बॉस को बोल दियो कि पैसे दे दे, वरना निगोरा मकान मालिक कल ही कह रहा था कि आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली करवा लेगा। माँ आप चिंता ना करो, शाम में ही मैं उस कमीने के मुंह पर 3 महीने का किराया मारूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे किसी को लूट कर लाएगी। इतना पैसा और तुझे मैंने कितनी बार बोला है, ये चोल है, तू ऐसे छोटे छोटे कपड़े मत पहना कर। माँ आपको तो मेरे कपड़ों से ही प्रॉब्लम रहती है। अच्छा मैं चलती हूँ। अब घर से निकलकर मोहिनी सीधे अपने अड्डे पर जाती है, जहाँ मोहिनी के दोस्त तैयार बैठे थे।
और मोहिनी जाते ही अपने दोस्तों से कहती है, बेहोश करने वाली बोतल, रुमाल, चाकू और कट्टा रखना मत भूलिए पप्पू। चल, पहले ही लेट हो गए हैं। आज कुछ भी हो जाए लंबा हाथ मारकर ही लौटेंगे। अब एक बड़ी सी कार में रॉकी, पप्पू और मोहिनी हाईवे पर निकल पड़ते हैं और मोहिनी को रॉकी हाईवे से पहले ही उतार देता है और अब शुरू होता है मोहिनी का पहला टारगेट। और मोहिनी बीच हाईवे पर खड़ी होकर उन लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है जो कि अकेले कार में होते हैं। अब मोहिनी 2-3 लोगों को रोकती है लेकिन वो नहीं रुकते, लेकिन एक रेड कलर की कार मोहिनी को देखते ही रुक जाती है और अपनी कार का शीशा नीचे कर एक लड़का मोहिनी से कहता है, हाय, मैं रोहित, आपका नाम जान सकता हूँ? जी डॉली, दरअसल मेरी कार वो आगे खड़ी है और वो खराब हो गई है। बस आप मुझे कुछ दूरी तक लिफ्ट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए बैठिए। अब मोहिनी जैसे ही कार में बैठती है वैसे ही हाईवे की बाउंड्री के उस पार छुपे पप्पू और रॉकी निकल कर आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। रॉकी रोहित के गले पर चाकू रखते हुए कहता है, शराफत से इतना कुछ भी सब निकाल और मोहिनी को दे। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने क्या किया है? तेरी गलती नहीं है भाई, गलती तो तेरी नजरों की है। जो सुंदर लड़की देखी नहीं और लिफ्ट देने के बहाने उसे कार में बैठा लिया। अब भुगत। अब रोहित का आईफोन, सोने की अंगूठी, चैन और 20,000 कैश लेकर रोहित को नशीली दवा सुंघाकर बेहोश कर कार में छोड़कर अपनी कार से तीनों निकल जाते हैं और कार में बैठे तीनों खूब हंसते हैं और अपना अपना हिस्सा बांटकर देर शाम घर पहुंच जाते हैं। और मोहिनी अपनी माँ को 50,000 कैश देती है और उसकी माँ से अब मोहिनी कहती है, लो माँ ये पैसे और उस मकान मालिक के मुंह पर पैसे फेंक कर मारो और उस कमीने को बता देना 3 महीने का एडवांस दिया है, एक बार भी घर के आसपास नजर ना आ जाए। इतने पैसे तू अपने मालिक से ही लाई है ना ये पैसे? सच सच बता। खुद बोलती हो कि पैसे लेकर रही हो, अब जब मैं अपनी सैलरी से पैसे उठाकर आपको दे रही हूँ तो आप मुझसे ही सवाल करे जा रही हो। सरला तो अपनी बेटी से पैसे लेकर मकान मालिक को दे आती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी बेटी मोहिनी वो पैसे कैसे लेकर आई है, क्योंकि मोहिनी ने अभी अपनी माँ को यही बताया था कि वो एक बड़ी सी कंपनी में काम कर रही है, जिसे सरला ने तो सच भी मान रखा था। अब देर शाम मोहिनी पप्पू और रॉकी को फोन पर बातें कर रही थी और अगला प्लान भी बता रही थी। और बताओ कैसे हो तुम दोनों? वो मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि आज का प्लान आज रात का ही बनाते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, रात में भी बड़े बकरे हलाल होंगे। अब मोहिनी अर्जेंट काम कहकर घर से निकल जाती है और अपने गैंग के साथ हाईवे पर पहुंचती है और वहीं लुका छुपी के साथ कार खराब होने का बहाना देते हुए कई कार गुजर जाने के बाद एक कार वाला बड़ी मुश्किल से रुकता है और वो मोहिनी को नीचे से ऊपर तक देखता है और मोहिनी उसके पास आकर कहती है, जी मेरी कार खराब हो गई है, आगे तक लिफ्ट मिल सकती है? अगर मिल जाती तो अच्छा होता, यहाँ मैं बहुत देर से अकेले खड़ी हूँ ना। अब जैसे ही मोहिनी आगे वाली सीट पर बैठती है वैसे ही पप्पू और रॉकी भी पीछे आकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक बुढ़िया सोई हुई थी। उसे उठाकर उस आदमी के गले पर वो चाकू लगा देते हैं, लेकिन जब मोहिनी उस औरत को देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो उसकी ही पड़ोसन विमला थी, लेकिन मोहिनी ने तो अपना मुंह बांध रखा था। और अब रॉकी उस कार चला रहे आदमी का फोन, लैपटॉप, पैसा और तो और विमला के गले की चैन, कान के झुमके सब लेकर जाने लगते हैं। और अब जैसे ही कार में बैठने के बाद रॉकी मोहिनी से कहता है, यार मोहिनी, कभी कभी तो तेरी सुंदरता पर मेरा दिल ही आ जाता है, लेकिन तू अपने लेवल की नहीं है। जिसके घर जाएगी उन्हें बेच ही खाएगी, इसलिए दूर ही रहता हूँ मैं तुझसे। वैसे मोहिनी पर दिल तो अपना भी आया था रॉकी भाई, पर क्या करे, इसके काम देखकर इससे दूर ही रहता हूँ। अब तुझे क्या हुआ? अभी बांटेंगे ना अपना अपना हिस्सा, तू नाराज क्यों हो जाती है? वो औरत विमला थी और अगर आज मैंने मुंह नहीं बांध रखा होता तो हम पकड़े जाते। ये सुनते ही कार चला रहा रॉकी कार अचानक से ब्रेक मारता है और मोहिनी से कहता है, अब क्या? उन्होंने तुझे पहचान तो नहीं लिया? अब क्या करे? पहले बोला होता तो इस बुढ़िया गला ही काट देता, तो किसी और को क्या बताती है। नहीं नहीं, वो मुझे पहचान नहीं पाई। वैसे मेरा हिस्सा मेरे बैंक में डलवा देना, सुबह मिलते हैं। अब अगली सुबह मोहिनी सोई होती है, तब भी विमला का उसके घर आना होता है और वो सरला को कहती है, सरला, कल मेरा सारा सामान, गहने सब छिन गया। पहले एक लड़की ने कार रुकवाई और मेरे बेटे ने रोक दिया और ये सब हो गया।
राम रे राम, कैसा जमाना आ गया है। वैसे कल रात में तेरा बेटा विदेश से लौटा है ना? हाँ हाँ, लेकिन तू बुरा ना माने तो तुझे एक बात कहूँ, वो जो लड़की जिसने मेरे बेटे की कार रुकवाई वो मोहिनी की तरह लग रही थी, पर उसने अपने मुंह पर नकाब बांधा हुआ था। वैसे तेरा बेटा भी तड़कपन में अपने बाप पर ही गया है। क्या जरूरत थी गाड़ी रोकने की, और तुझे हर जगह मेरी बेटी ही नजर आती है। हाँ सरला, ये बात तो तू ठीक कह रही है। अच्छा मैं चलती हूँ, पुलिस कंप्लेन भी तो करवाने जाना है। अब सरला को एक पल को तो विमला के मुंह से ये बात सुनकर अजीब लगता है, लेकिन फिर सरला अपने काम में बिजी हो जाती है। अब देर शाम मोहिनी और रॉकी, पप्पू हाईवे पर पहुंचते हैं और हर रोज की तरह काम पर लग जाते हैं। पर हर बार मोहिनी और उसका गैंग एक नई सुनसान हाईवे पर जाती थी। बहुत समय बीत जाता है और कोई भी कार नहीं रुकता, लेकिन एक कैब मोहिनी के पास आकर रुकती है। ड्राइवर मोहिनी को आगे बैठने का इशारा करता है और मोहिनी जैसे ही बैठती है वैसे ही रॉकी, पप्पू भी कार के पीछे के दरवाजे से कार में घुस जाते हैं। लेकिन कार की पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी जो उन दोनों को देखकर चिल्लाने लगती है और पप्पू उसे पेट में चाकू मार देता है और वो औरत बोल पड़ती है, मोहिनी बेटा, पप्पू। अब ये देखकर रॉकी, पप्पू और मोहिनी चौंक जाते हैं कि पप्पू ने जिस औरत को चाकू मारा वो कोई और नहीं बल्कि सरला थी, जो कि अपने मायके अपनी माँ को देखने जा रही थी। अब ऐसे में सब मिलकर जल्दी से सरला को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर इस केस को लेने से पहले पुलिस कंप्लेंट कराने की कहता है, जिसके बाद पुलिस की कंप्लेंट होती है और पप्पू सब सच बता देता है और अपने ऊपर इल्जाम ले लेता है। कुछ समय बाद ही सरला को होश आता है और सरला मोहिनी को बुलाती है। मोहिनी सर झुकाए अपनी माँ को देखकर रोने लगती है और ये देखकर सरला मोहिनी से कहती है, रो मत, मुझे पता है कि ये तू ही थी। उस दिन भी जिस दिन विमला के बेटे के साथ लूट हुई थी, आज भी तूने अपनी माँ को टारगेट कर लिया। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि उस कार में आप हो। मुझे सच में माफ कर दो। वादा कर कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, कभी नहीं, वरना मुझे तू खो देगी। कभी नहीं करूँगी, मर भी जाऊँ तो भी नहीं करूँगी। मोहिनी अपनी माँ से वादा करती है कि आज के बाद वो हाईवे पर किसी को भी नहीं ठगेगी। पूजा हर रोज की तरह सुबह भी लेट उठती है और उठते ही अपनी माँ उमा से कहती है, माँ खाने में क्या बनाया है? बहुत जोरों से भूख लगी है। उठ गया मेरा बच्चा? जब अब उठ ही गया है तो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, बिना कुछ बोले धो ले, वरना तुझे पता है मुझे कपड़े तो अच्छे से धोने ही आते हैं, उसके साथ ना कपड़े धोने वाले को भी अच्छे से धोना आता है मुझे। माँ, सुबह सुबह अपने मासूम बच्चे को आपको काम कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? जा ही तो रही हूँ, आधी जिंदगी तो घर वालों ने खराब कर दी है और जो बची है वो मेरे इस पप्पू ने बिगाड़ रखी है। अब पूजा भी कपड़े धोने के बाद खाना पीना खाकर घर से निकलते हुए अपनी माँ उमा से कहती है, माँ आने में लेट हो सकती हूँ, मेरी दोस्त श्वेता का जन्मदिन है तो सभी पार्टी करने वाले हैं। हाँ ठीक है, जा तो रही है लेकिन कम ठूस कर आई हो, यहाँ तुझे अपनी माँ के हाथ का भी खाना खाना है। अरे माँ, पहले से ये जो चीजें आप मुझे बोलती हो ना, मुझे तो कभी कभी आप जहर लगते हो। तो किसी दिन चाट के मर जा इस जहर को, मेरा भी पीछा छूटेगा। अब पूजा तो अपनी दोस्त के जन्मदिन के बहाने से अपने बॉयफ्रेंड पप्पू से मिलने के लिए पार्क में जाती है। अरे पूजा, भला को इतना समय लगाता है आने में? अरे तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे ले 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 मेरा बच्चा, फिर तो बहुत थक गया होगा, है ना? ये अकड़ किसी और को दिखाना। अगर तुम्हें लग रहा है मैं लेट आई हूँ या तुम मेरा इंतजार करते करते बहुत लेट हो गए, तो ये तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से पहले सोचना था। मैं तो बता रहा हूँ कि तुम लेट हो, बाकी तुम्हारा वेट तो मैं कर ही रहा हूँ ना। एक तो घर वाले दिमाग खराब करके रखते हैं और दूसरी तरफ तुम हो कि मुझे सुना रहे हो। मुझसे नहीं होगा, मुझे अभी के अभी ब्रेकअप करना है। अब पूजा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? मुझसे ही गलती हो गई है कि मैंने ये बोल दिया कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। ठीक है, अभी तो जाने दे रही हूँ। अगली बार अगर तुमने थोड़े भी नखरे दिखाए तो याद रखना, मैं बोलूंगी नहीं, बस करूंगी ब्रेकअप। पूजा अपने बॉयफ्रेंड पप्पू को हर बात पर धमकी दिया करती थी, वो उसे छोड़कर चली जाएगी और पप्पू भी पूजा की धमकी से डरकर
पूजा के पैर तक पकड़ने के लिए तैयार हो जाता था कि वो उसे छोड़कर ना जाए। अरे आ गई तू, चल अब आ ही गई है तो किचन में आकर थोड़ा काम में हाथ बटा ले। अभी मैंने घर में एक कदम नहीं रखा कि आप मुझे कामों की लिस्ट थमाने लगी हो। और नहीं तो क्या करूं, बाहर तुझे कोई काम देता नहीं है, घर का काम तुझसे ठीक से करना नहीं आता, तुझसे शादी कोई करना नहीं चाहता। विमला की बेटी पिंकी को ही देख ले, तुझसे छोटी है लेकिन उसके 2 बच्चे हैं उसके। तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो पिंकी की मर्जी के बिना थोड़ी हुआ होगा। और उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि अभी उसकी उम्र ही क्या है 2 बच्चे करने की। तुझसे जुबान लड़ाने में कोई जीत नहीं सकता है। चल अब चुप करके मेरे साथ किचन में हाथ बटा ले। अब पूजा घर का सारा काम करने के बाद जब अपना फोन देखती है तो उस पर पप्पू का 20 से ज्यादा कॉल और मैसेज आए होते हैं। तभी पूजा पप्पू को कॉल करती है तो वो फोन उठा नहीं पाता। अरे कहाँ थी तुम? कब से फोन किया जा रहा था, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। ओह सच्ची? मुझे तो लगा तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ थे? तुमने मेरा फोन मैसेज कॉल कुछ भी नहीं देखा? अरे माँ बैठी थी मेरे पास में यार, माँ के सामने कैसे बात करता यार, इसलिए ना मैंने कॉल आने पे उठाया नहीं। और एक ही कॉल तो आया था तुम्हारा, और मैसेज में तुमने लिखा कि मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी? अरे बेबी ऐसा 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 क्या कर दिया है मैंने? अच्छा क्या किया? तुम इतने बिजी हो कि तुम्हें मेरा कॉल मैसेज इग्नोर करने में बहुत मजा आता है, क्यों? है ना? देखो अगर ऐसा है तो तुम्हें नहीं निभाना रिश्ता तो साफ मना कर दो और जाओ ढूंढ लो कोई अपने लिए दूसरी। मैं भी तो देखूं आलू के पराठे जैसी शक्ल को कौन पसंद करता है। अरे अरे बेबी तुम तो गुस्सा हो गई। अरे अरे मान जाओ यार। अरे मैं ना तुम्हारा फोन हमेशा उठाऊंगा, आइंदा से ना कभी कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, मैं मरी क्यों न जाऊं, मरने से पहले मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगा और तुमसे बात करूंगा, उसके बाद मरूंगा। प्लीज मान जाओ। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें मेरे फोन मैसेज करने पर मौत आती है? बस अब नहीं, मुझे अभी के अभी ब्रेकअप चाहिए। बाबू बाबू तुम ऐसा नहीं कर सकती बाबू, तुम तो मेरी जान हो, तुम मेरा सुकून हो, तुम मेरी लाइफ हो। अरे यार तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा यार। बाबू बाबू अरे अरे फोन काट दिया। पूजा की तो हर बात बात पर धमकी देने की आदत थी, लेकिन बेचारा पप्पू डर जाया करता था और वो पूजा को मनाने के लिए फोन पर फोन करने लगता है। इधर पूजा अपना फोन बिस्तर पर रखकर खाना खाने लगती है। तभी पूजा का फोन बजता देख उमा उसे उठा लेती है। अरे बाबू बाबू मेरी बात तो सुनो। अरे कौन बाबू? यहाँ कोई बाबू नहीं रहता है, किससे बात करनी है? अरे बाबू मान जाओ, मेरी बात तो सुनो। ऐसे आवाज बदल के बात करोगी, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा? मुझे पता चल रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बाबू प्लीज मान जाओ, बाबू इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अरे रखता है फोन या पुलिस में कंप्लेन करूं? कहीं भी फोन लगाकर रोना धोना चालू कर देते हैं इनका। क्या हो गया माँ? किसका फोन था और किसे डांट रही थी आप? ना जाने कौन था, रो रहा था और कह रहा था बाबू मेरी बात सुनो, बाबू मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। होगा कोई छोकरी का चक्कर। जरूर पराठे सी शक्ल के इंसान का ही होगा। इसने तो और मेरी जिंदगी पर ग्रहण लगाने की सोच ली है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब उमा के जाने के बाद ही पूजा अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके फिर से धमकाना शुरू कर देती है। क्या चाहते हो तुम? आज मुझे साफ साफ बता ही दो कि क्या चाहिए तुम्हें। बाबू मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर दो बाबू प्लीज, ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। अरे तुम्हारा तो रोज का है, कब तक? बताओ कब तक यही चलता रहेगा? बाबू मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। जब तुम कहोगी उठने के लिए उठ जाऊंगा, जब बोलोगी बैठने के लिए बैठ जाऊंगा, जब बोलोगी सोने के लिए सो जाऊंगा। अब कहोगी छत से कूद जा तो मैं वो नहीं कर सकता बाबू। ऊंचाई से थोड़ा फोबिया है ना, मुझे डर लगता है बाबू, लेकिन बाकी सब कुछ मैं कर सकता हूँ। बाकी जो बोलोगी मैं कर दूंगा। चलो अब मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हारा तो रोज का है, अब कल से मुझे तुम्हें बदलाव नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा। अब पूजा जैसे ही फोन रखती है, इधर पप्पू अपना सर दीवार में मारता हुआ खुद से कहता है, हे भगवान तूने ये क्या किया? कैसे कैसे लोगों को तूने बनाया है? बनाया तो बनाया, प्यार क्यों बनाया? और प्यार बनाया तो मेरी जिंदगी में क्यों दिया? और मेरी जिंदगी में दिया तो उससे क्यों दिया? और उससे दिया तो उसको थोड़ी बुद्धि तो देता। अरे जब देखो तब मुझे प्यार भी ऐसे देती है जैसे भीख दे रही हो।
अगर उसका एक कॉल ना उठाऊं तो तांडव करने लगती है, ऐसा लगता है मेरा खून पी जाएगी। लेकिन अगर मैं 20-20, 30-30 कॉल करूं, मैसेजेस करूं, उसका कुछ मायने नहीं रखता। क्यों? ये भगवान में पार्शियलिटी क्यों होती है हम लड़कों के साथ? हमारे साथ ही ऐसा होना जरूरी है क्या? अरे हे भगवान, कहाँ है तू? अरे तू आ जा यार, आ जा। अब अगले दिन पप्पू की माँ की तबीयत खराब होती है। पप्पू अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। इधर पूजा पप्पू को फोन कर रही होती है तो परेशान पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड का फोन कट कर रहा होता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरा फोन काटेगा, मेरा। मैं इससे तो आज किसी भी हाल में ब्रेकअप करके ही रहूंगी। अब थोड़े समय बाद पप्पू का फोन आता है और पूजा भी पप्पू का फोन उठाते ही पप्पू से कहती है, क्या बात है, मेरा फोन नहीं उठाया जा रहा तुमसे? अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तो इसे इस बार अपने पैरों पर गिराकर नाक रगड़वा कर ही रहूंगी। इधर पप्पू अपनी माँ की तबीयत खराब होने पर परेशान था। उसे पूजा से बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूजा को लग रहा था कि पप्पू ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब जब देर रात पप्पू पूजा को फोन करता है। हेलो पूजा, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। तुमने मेरा फोन कैसे नहीं उठाया ये बताओ, और ऊपर से कुछ भी बताना सही नहीं समझा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और परेशान मत करो, समझी तुम? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं समझना। आज मैं तुमसे अलग होकर ही रहूंगी। देखो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझो तुम। कल बात करते हैं इस बारे में, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। ओ, लगता है कोई और मिल गया तुम्हें। ठीक है चलो, रखो फोन, कर लो उसी से बात, और मैं तुमसे अभी के अभी ब्रेकअप करती हूँ। क्या ब्रेकअप करती रहती है तू? हैं? बोलना तुझे आता नहीं है, लप्पू जैसी तो तू दिखती है कि ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप कर लेते, ब्रेकअप करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। अबे चमगादड़नी से तुझसे कौन सेटिंग करना चाहता है? इतने दिनों से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये सोच के मेरा बाबू है, मेरा सोना है, मेरा मोना है, मेरा ढोना है। अबे तू तो किसी काम की लायक नहीं है। तू डायन है, तू पिशाचनी है, तू राक्षसनी है। मुझे भी अब तू नहीं चाहिए। मुझे ऐसी लड़की चाहिए ही नहीं जो मेरे बारे में ना समझे। तू सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, तो तू अपने साथ रह। तुमने सोच लिया कि तुम मुझसे अलग हो रहे हो? हाँ, सोच लिया मैंने। मुझे नहीं चाहिए तू, मुझे तेरे जैसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। पूजा जो कि हर बात पर पप्पू को धमकाया करती थी, उससे तंग आकर पप्पू आखिरकार ब्रेकअप कर ही लेता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पूजा उसे कभी भी समझ नहीं सकती थी। सरला को शुरू से ही बिरयानी खाना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन सरला को बिरयानी बनाना नहीं आता था, इसलिए वो अपने आस पड़ोस के लोगों से ही बिरयानी मांगा करती। ऐसे ही एक दिन सरला अपनी पड़ोसन भावना के घर जाती है। भावना, क्या बात है, आजकल तो तू बिरयानी बनाती ही नहीं। पहले तो तू हर संडे को बिरयानी बनाया करती थी और खिलाया भी करती थी, लेकिन अब तो तू ना बिरयानी बनाती है और ना ही खिलाती है। अब बिरयानी बनाने का टाइम ही कहाँ मिलता है, घर का इतना काम रहता है, और अब तो जब से दादी बनी हूँ तब से और काम बढ़ गया है, इसीलिए जो बन पाता है वही बना देती हूँ। किसी दिन बिरयानी भी बना दिया कर। तुझे तो पता ही है ना कि मुझे बिरयानी कितनी ज्यादा पसंद है। मैं सोच ही रही थी कि तू अब बिरयानी खिलाएगी, लेकिन तूने तो मुझे बिरयानी के लिए तरसा ही दिया। ऐसे थोड़ी करते हैं भावना, कभी कभी अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचना चाहिए। इतना ही है तो किसी दिन तू ही बिरयानी बना के खिला दे। मैं तो कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन तू तो फ्री ही रहती है, ना बहू है ना पोता है जो तुझे काम हो। मुझे अगर बिरयानी बनाने आती ना तो मैं तुझे रोज खिलाती और खुद भी रोज खाती, लेकिन परेशानी तो यही है ना कि मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती है। अब करूँ तो क्या करूँ मैं? आती नहीं है और ना ही कभी सीखना चाह रही है। अरे इतनी उम्र हो गई है, अब तो कुछ बनाना सीख जा, अच्छा रहेगा। हर दूसरे से बनवाने आ जाती है। अब तू भी ऐसे बोलेगी? ऐसी बात नहीं है कि मैं बना नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ
अब कुछ दिनों में तो मेरी बहू आ ही जाएगी, तो बहू के हाथों की बिरयानी का इंतजार है। अच्छा, मतलब तूने अपने बेटे के लिए कोई लड़की देखी है? मैं देख तो लूं, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे साफ बोल रखा है कि वो शादी तो अपनी मर्जी से ही करेगा, और जब जवान बेटे ये कहे तो समझ ही जाओ कि उसने कोई लड़की तो देखी होगी। हाँ, ये बात तो पते की है। खैर, अच्छा ही है उसने कोई लड़की देख ली हो, क्योंकि फिर तो तेरी भी परेशानी कम हो गई ना। अब तू इस उम्र में कहाँ जाती लड़की ढूंढने? मैं तो खुश थी कि मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी जो मुझे हर रोज अलग अलग तरह की बिरयानी बनाकर खिलाए, लेकिन मेरे बेटे ने तो मेरा ये सपना ही तोड़ दिया। चल, अब तू इतनी भी निराश मत हो। मैं इस संडे तेरे लिए जरूर बिरयानी लाऊंगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो तू खुश है? बस मैं यही सुनने तो आई थी। तो हर संडे को मुझे बिरयानी बना कर दिया कर, फिर मैं भी खुश और तू भी खुश। मुझे भी ऐसे ही रोज रोज तुझे बिना बात के टोकना अच्छा थोड़ी लगता है। चल चल, अब मक्खन मत लगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू कितने पानी में है। बिरयानी तुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए तू मुझसे मिलने आती है, वरना तो तू मेरी शक्ल भी भूल जाए। सरला अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, लेकिन सरला का बेटा अभी शादी करने से बार बार मना कर रहा था। एक दिन जब सरला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब वो अपने बेटे दीपक को ऑफिस से दिन में ही घर आने को कहती है। दीपक भी पैर पटकते हुए अपने घर आता है। क्या हुआ माँ? कौन सा पहाड़ टूट गया जो आप मुझ पे यूं चिल्ला रही हो? अरे ऐसे क्यों बात कर रही हो आप मुझसे? अरे आपको मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं ऑफिस में होता हूँ तब मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप तो ऑफिस के बीच में सारा काम छोड़कर घर बुला लेती हो। अरे ये तो गलत बात है ना माँ। हमेशा जवान बच्चों को उनके माँ बाप ही गलत लगते हैं, कभी उन्हें ये नहीं लगता कि वो भी गलत हो सकते हैं। तेरी भी यही सोच है। मुझे तो लगा तू अपनी माँ का दुख समझेगा, लेकिन तू भी। माँ आप इतनी उदास क्यों हो रही हो? मैं आपको सुना नहीं रहा, मैं तो बस आपसे बात कर रहा हूँ। आपने अचानक से मुझे ऑफिस से घर बुला लिया, ये तो गलत है ना माँ? हाँ वो गलत है, लेकिन ये भी तो गलत है। यहाँ बूढ़ी माँ घर पर अकेले रहकर घर का सारा काम करती है। मैं तुझे कब से बोल रही हूँ शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन तुझे कभी मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। अरे अगर तूने कोई लड़की नहीं देखी तो मुझे बोल देना, तेरी माँ हूँ, लड़कियों की लाइन लगा दूंगी तेरे आगे। माँ मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? क्यों जबरदस्ती करती हो मेरे साथ? जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी करनी चाहिए तो मैं आपको बोल दूंगा। देख, आज तो बात साफ होकर ही रहेगी। तूने कोई लड़की देख रखी है तो मुझे बता दे, और अगर नहीं देख रखी है तो भी बता दे। मैं तेरे लिए कोई लड़की देख लूंगी, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लेना तेरी माँ नहीं रहेगी। माँ आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, तू सीधी तरह से मेरी बात मान ले। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक लड़की देखी है और मैं उससे प्यार भी करता हूँ, लेकिन वो लड़की हमारे शहर में नहीं गोवा में रहती है, और 1 हफ्ते बाद मेरा गोवा में ट्रांसफर हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तूने गोवा की लड़की देख रखी है और अब तक छुपा रखा है। तुझे तो पता है ना मैं खुले विचार वाली हूँ। माँ वो बात नहीं है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि आपको ऐसी बहू नहीं चाहिए होगी ना। आपको तो चाहिए होगी ऐसी बहू जो घर का काम करे, आपकी मदद करे, लेकिन क्रिस्टी ऐसी नहीं है। वो गोवा में ना एक बहुत बढ़िया सा बड़ा सा होटल चलाती है। वो सब बातें छोड़ दे और चल गोवा। मैं भी तो देखो कि आखिर तेरी पसंद है कैसी, फिर ही कोई बात होगी आगे। अपनी माँ की बात सुनकर दीपक 1 हफ्ते बाद अपनी माँ को लेकर गोवा चला जाता है, और वो दोनों क्रिस्टी के घर ही रुकते हैं। सरला को क्रिस्टी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मेरी होने वाली बहू तो बड़ी प्यारी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की पसंद इतनी अच्छी भी हो सकती है। बेटा अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मैं यही गोवा में तुम दोनों की शादी भी करवाने वाली हूँ। सरला बिना किसी सवाल जवाब के वहीं गोवा में क्रिस्टी और दीपक की शादी भी करवा देती है।
शादी के 2 दिन बाद जब क्रिस्टी अपने होटल के लिए निकलती है तो दीपक भी उसके साथ निकलता है। ये देख सरला उनके पास जाती है। तुम दोनों एक साथ कहाँ जा रहे हो? माँ जी, दीपक अपनी जॉब पर जा रहे हैं और मैं अपने होटल जा रही हूँ। वैसे बहू, तूने बताया नहीं कि तेरे होटल में खाने का क्या क्या मिलता है। मेरा मतलब है तेरे होटल में जो भी बनता है वो क्या तू ही बनाती है? हाँ माँ, आपको पता है क्रिस्टी बिरयानी बहुत ही अमेजिंग बनाती है। यहाँ की फेमस है क्रिस्टी की बिरयानी। और आपको भी तो बिरयानी कितनी पसंद है? मतलब मेरी सास को बिरयानी पसंद है? बहू, मैं तो बिरयानी की फैन हूँ। मुझे नहीं पता था कि तू इतना अच्छा बिरयानी बनाना जानती है, वरना दीपक तो क्या, मैं ही खुद तुझसे शादी कर लेती। माँ जी, एक काम करो, आज आप मेरे साथ मेरे होटल चलो। इसी बहाने आप मेरा होटल भी देख लोगी और मैं आपको अपने हाथ की स्पेशल बिरयानी भी खिला दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। तुम दोनों चले जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ अपने। इसी बहाने अब थोड़ी बहुत सास बहू की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। सरला और क्रिस्टी दोनों क्रिस्टी के होटल में चले जाते हैं। क्रिस्टी का इतना बड़ा होटल देखकर सरला की आंखें तो बाहर ही आ जाती हैं। बहू, ये इतना बड़ा होटल तेरा है? तू इसे अकेले चलाती है? जी माँ जी, ये मेरा होटल ही है और इसे मैं ही चलाती हूँ। क्रिस्टी सरला को रसोई में लेकर जाती है जहाँ काफी सारे क्रैब रखे थे। सरला को उल्टी होने लगती है। बहू, ये क्या है? तेरे रसोई घर इतना ज्यादा गंदा क्यों है? कीड़े मकोड़े यहाँ तो इतने सारे हैं। माँ जी, क्रैब की बिरयानी तो यहाँ सबसे ज्यादा फेमस है। आप बाहर जाकर बैठो, मैं आपके लिए क्रैब बिरयानी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद क्रिस्टी सरला के लिए क्रैब बिरयानी लाती है, जिसे देखकर सरला का खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ सरला बिरयानी देखकर पिघल ही जाती है और खाने लगती है। क्रैब बिरयानी सरला को बहुत ज्यादा पसंद आती है। बहू, ये क्रैब बिरयानी तो आम बिरयानी से भी ज्यादा अच्छी है। मुझे पता था कि आपको क्रैब बिरयानी बहुत पसंद आएगी। बहू, लेकिन ये चांदी के बर्तन में दिया कर मुझे, वो भी रोज, क्योंकि मैं बिरयानी केवल चांदी के बर्तन में खाती हूँ। माँ जी, मुझे पता है चांदी के बर्तन में खाने से सेहत अच्छी होती है, इसीलिए मैं कुछ खास लोगों को चांदी के बर्तन में ही देती हूँ। सरला अपनी बहू की क्रैब बिरयानी खा के अपनी बहू की फैन बन जाती है